हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये आपकी इसकी क्लास नंबर सेकंड है। अभी तक हमने क्लास नंबर 1 में देखी डेफिनेशन, जो कि आपकी चाइल्ड से रिलेटेड डेफिनेशन है। चाइल्ड कौन है, जुवेनाइल कौन है, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ कौन है, चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन कौन है, वो सारी डेफिनेशन अभी तक हम देख चुके हैं। साथ में हमने देखी आपके प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कि क्या क्या सिद्धांत आपको जे एक्ट ने दिए हैं। तो आज का टॉपिक है आपका, वो है आपका बोर्ड के बारे में। आज हम देखेंगे कि बोर्ड क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है आपका। अगर कोई बच्चा है आपका जो क्या है, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है, कोई बच्चा ऐसा है जिसने विधि के उल्लंघन किया है, विधि के खिलाफ कोई ऑफेंस किया है। ऑफेंस किसमें किया है, बीएनएस में किया है, आईपीसी में किया है, या फिर किया है उसने अदर लॉ में, तो हम ये मानेंगे कि उसने बच्चे ने क्या किया है, कंफ्लिक्ट विद लॉ किया है। ठीक है, हम बच्चे के लिए ना ही यूज करेंगे ऑफेंडर, ना ही शब्द यूज करेंगे एक्यूज्ड, ना ही अभियुक्त यूज करेंगे, ना ही अपराधी यूज करेंगे बच्चे के लिए शब्द। हम यूज करेंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है, कंफ्लिक्ट विद लॉ। आज हम देखेंगे इसके बारे में कि बोर्ड क्या होता है, बोर्ड की स्थापना कैसे हुई है आपकी। ओके, सेक्शन जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले है आपकी डेफिनेशन सेक्शन 210 बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड होता है वही जो आपके सेक्शन नंबर 4 जे एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 4 जे एक्ट जो आपको बताता है वही हमने क्या कहा, वही हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वही हमारा किशोर न्याय बोर्ड है। सेक्शन 220 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 चिल्ड्रन कोर्ट कौन से है आपके, बालक न्यायालय कौन से होते हैं। तो ऐसे कोर्ट आपके जो बनाए गए हैं, जो किसमें बनाए हुए, कमिश्नर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ऐसे कोर्ट जो आपके चाइल्ड राइट एक्ट में बनाए हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बालक न्यायालय। या फिर ऐसे कोर्ट आपके जो पोक्सो में बनाए हैं, पोक्सो में अगर कोई आपका स्पेशल कोर्ट बना है तो हम उसको क्या कहेंगे, तो वो भी आपके इसी डेफिनेशन में आएंगे, वही आपके बालक न्यायालय माने जाएंगे। आप देखते हैं सेक्शन नंबर 28। जब आप सेक्शन 28 की बात करते हैं तो हम देखते हैं वहां पे हमने एस्टेब्लिश किया था आपके स्पेशल कोर्ट्स। जब आपकी ये दोनों न्यायालय नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो हम क्या मानेंगे, तो आपके वहां पे जो सेशन न्यायालय होते हैं, जो आपके उस एरिया के जो सेशन न्यायालय है, इन्हीं को हमने क्या पावर दे दी थी, चिल्ड्रन कोर्ट की। जहां पर आपकी ये दो कोर्ट नहीं है वहां पे जो आपके सेशन न्यायालय है उनको ही हम चिल्ड्रन कोर्ट्स मान लेंगे। तो ये डेफिनेशन है आपकी कि चिल्ड्रन कोर्ट कौन से होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन 223, कोर्ट क्या है, न्यायालय क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 कि कोर्ट से आप क्या समझते हैं। जे एक्ट में कोर्ट का मतलब है आपका सिविल कोर्ट। ठीक है, जे एक्ट में कोर्ट से हमारा मतलब सिविल कोर्ट से है। वो सिविल कोर्ट, सारे सिविल कोर्ट नहीं कहा इन्होंने कहा सिर्फ वो दो सिविल कोर्ट जो या तो एडॉप्शन के मामले देखते हैं या गार्डियनशिप के मामले देखते हैं, या तो वो दत्तक ग्रहण के मामले देख रहे हैं या फिर वो संरक्षकता के मामले देख रहे हैं, तो वो कोर्ट हमारे सिविल कोर्ट माने जाएंगे, वो कोर्ट हमारे आपके, ठीक है, इसमें आएंगे। प्लस ऐसे कोर्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय, फैमिली कोर्ट या सिटी सिविल कोर्ट है, तो इनको भी हमने क्या परिभाषा दी है, इनको भी हम कोर्ट कहेंगे आपके जे एक्ट में। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 26A डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट क्या है। तो इन्होंने हमें बताया नहीं कि जिला मजिस्ट्रेट क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो आपके अपर जिला मजिस्ट्रेट है, यानी जो आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो भी आपके इसमें इंक्लूड है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आएंगे। इन्होंने सीधी अपने को एक डेफिनेशन दे दी।
फिर स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट आता है, ये हमने देखे कोर्ट कौन है, कोर्ट कौन कौन से है, बोर्ड क्या है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, बोर्ड क्या है, चिल्ड्रन कोर्ट क्या है, कोर्ट क्या है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट आपके ऑफेंस के बारे में, ऑफेंस कितने टाइप्स के आपके होते हैं। इसको मैं यहाँ पे चार्ट बनाती हूँ आपके लिए। जे हमें कहता है, जुवेनाइल जस्टिस हमें कहता है कि हमारे पास 3 टाइप के आपके ऑफेंस है। पहला पैटी ऑफेंस, पैटी ऑफेंस मतलब छोटे मोटे मामले, ठीक है, छोटे अपराध है, ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या दी पैटी ऑफेंस की, आपको कहा वो ऑफेंस जिसकी मैक्सिमम सजा, मैक्सिमम यानी आपकी अधिकतम सजा क्या है, अधिकतम सजा इसकी क्या है, ये है आपकी 3 इयर्स। ऐसे ऑफेंस जिसमें मैक्सिमम हमें 3 साल तक की सजा मिल सकती है उसे हम पैटी ऑफेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 245। वन बाय वन समझिए इसको आराम से। तो ये लिखा हुआ है कि पैटी ऑफेंस वो ऑफेंस है, छोटे अपराध वो है जिसके अंदर पनिशमेंट क्या है आपकी, आईपीसी या अदर कानून हमें मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट जिसमें देता है, ज्यादा से ज्यादा हमें 3 साल की सजा मिलेगी, वो हमारे पैटी ऑफेंस माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे 233, 233 यानी हीनियस ऑफेंस की। हीनियस ऑफेंस जघन्य अपराध, मतलब ये इतने क्या बोलेंगे इसको, इनकी ग्रेविटी इतनी हार्ड है, ठीक है, इतने ज्यादा सीरियस ऑफेंस है ये कि इनकी जो सजा हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो है आपकी 7 इयर्स से ज्यादा, 7 इयर्स या मोर, 7 इयर्स और मोर। मोर का मतलब 10 साल की सजा, एलआई की सजा, डेथ की सजा, वो सारे ऑफेंस आपके हीनियस ऑफेंस माने जाएंगे, जघन्य अपराध माने जाएंगे, ठीक है। जघन्य अपराध पनिशमेंट है आईपीसी या अदर कानून के अंदर आपके 7 साल या 7 साल से ज्यादा। तो ये हो गए आपके सीरियस ऑफेंस और हो गए पैटी ऑफेंस। फिर हम बात करते हैं आपके जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन देता है, वो है आपका सीरियस ऑफेंस, ठीक है। तो सीरियस ऑफेंस आप ऐसे याद कर लीजिए, वो ऑफेंस जो ना ही आपकी पैटी ऑफेंस है और वो ऑफेंस जो ना ही आपके जघन्य अपराध है। जितने ऑफेंसेस बच गए आपके, जितने अपराध बच गए उनको हमने क्या बोल दिया, सीरियस ऑफेंस बोल दिया। मैंने क्या कहा कि जो ऑफेंस आपके पैटी ऑफेंस नहीं है, जो ऑफेंस आपके हीनियस ऑफेंस नहीं है, तो वो सारे ऑफेंस आपके सीरियस ऑफेंस है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, अब देखिए डेफिनेशन बनेगी आपके, हमने अभी तक बात की 3 साल तक की सजा की, ठीक है। आप इसमें नंबरिंग लिख लीजिए यहाँ पे, इसको ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे लिखिए 1 2 3 5 6 7। अब हम 7 साल तक की सजा की बात करते हैं, ठीक है, 7 या 7 से ज्यादा ऐसे। मैंने कहा जो ये जो है आपका चार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका, इसको हाईलाइट कर देते, ये आपका आ गया पैटी ऑफेंस, ठीक है, ये आपका पैटी ऑफेंस हो गया। फिर हमने बात की आपकी 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा, 7 इयर्स या 7 ईयर्स से ज्यादा की सजा आपकी किस में मानी जाएगी, ये मानी जाएगी आपकी हीनियस ऑफेंस में, ठीक है। अब बच्चा स्टूडेंट ये बीच वाला चार्ट आपका ये वाला, ये आपके हैं पैटी, ये आपके सीरियस ऑफेंस। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जहाँ पे मिनिमम सजा आपकी 3 साल है, मैक्सिमम सजा की हमने बात की, लेकिन मिनिमम जहाँ पे सजा हमने डिफाइन कर दी कि सजा आपकी ऐसे 3 साल से लेकर 7 साल। हम कई बार ऐसे पढ़ते ना आईपीसी में, जैसे आपने पोक्सो में पढ़ा था कि 3 से 7 साल की सजा होती है, मिनिमम सजा 3 साल है और मैक्सिमम जो आपकी सजा है वो 7 साल है। तो ये ऑफेंस आपके माने जाएंगे सीरियस ऑफेंस। या फिर मिनिमम सजा हमको नहीं बताई, मिनिमम सजा हमको नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि मैक्सिमम सजा आपकी 7 साल है। मिनिमम सजा चाहे कितनी भी दे दीजिए आप, लेकिन जो मैक्सिमम सजा है आपकी 7 साल है, तो ये भी आपके पैटी ऑफेंस, ये भी आपके सीरियस ऑफेंस माने जाएंगे। क्या कहा कि हमने एक चार्ट तो दे दिया आपको, ये 3 से 7 साल वाला, 3 से 7 साल वाला एक तो ये चार्ट दे दिया आपको, ये है आपका सीरियस ऑफेंस। और एक चार्ट है आपका 0 से लेके 7 ईयर्स तक की सजा, तो ये हो गया आपका सेकंड चार्ट जो कि आपका है सीरियस ऑफेंस, ठीक है। अब हम इसकी याद करते हैं डेफिनेशंस। ये देखिए, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, सीरियस ऑफेंस क्या है, वो पनिशमेंट जो आईपीसी या अदर लॉ हमें देता है
जिसकी सजा आपकी मिनिमम 3 साल या मैक्सिमम 7 साल का है, या फिर मिनिमम हमें नहीं बताई हुई लेकिन मैक्सिमम हमारी 7 साल की सजा है। कब अमेंड हुआ? ये अमेंड हुआ आपका 2021 में, और 2021 की जो अमेंडमेंट है कब लागू हुई? ये लागू हुई आपकी 1 सितंबर 2021 में, ठीक है। तो ये आपकी लागू हुई 1 सितंबर 2021 में। दोबारा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। 1 सितंबर 2021, ठीक है। अमेंडमेंट है 2021 का। अमेंडमेंट लागू कब से हुई? 1 सितंबर 2021 से। तो ये था आपका सीरियस ऑफेंस। अब इनके सेक्शंस कैसे देखेंगे? तो है सेक्शन 33, सेक्शन 45 एंड सेक्शन 54, ठीक है। अब ये अल्फाबेटिकली है, अल्फाबेटिकली मतलब ABCD के अकॉर्डिंग है, ABCD, ठीक है। तो पहले आपका आता है हीनियस ऑफेंस, फिर आएगा आपका पैटी ऑफेंस, H के बाद P आता है, और लास्ट में आएगा आपका सीरियस ऑफेंस। तो हमने दे दिया HP एंड S। आप पैटी ऑफेंस का देखिए क्या है, 45 नंबर है, इसी को हमने अपोजिट कर दिया तो 54 हो गया आपका सीरियस ऑफेंस का। पैटी ऑफेंस 45 और जो सीरियस ऑफेंस है वो इसका उल्टा हो गया 54, ठीक है। ये देखा हमने सेक्शन 233 हीनियस ऑफेंस, सेक्शन 245 पैटी ऑफेंस और सेक्शन 254 सीरियस ऑफेंस। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 248 प्रोबेशन ऑफिसर। सेक्शन 248 प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी। वो व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम कहेंगे परिवीक्षा अधिकारी। ये कौन से होंगे? या तो ये एक आपके प्रोबेशन ऑफिसर होंगे या फिर आपके लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर होंगे। पहला व्यक्ति प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है जिसको हमने अपॉइंट किया है आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अंदर, जो कि आपका इंक्लूड है, आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर कौन है? ऐसा व्यक्ति जो कि आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंस एक्ट 1958 के अंदर दिया हुआ है। तो जो व्यक्ति वहां पे अपॉइंट किया जाता है वही यहाँ पे आपका परीक्षा अधिकारी माना जाएगा। सेकंड है लीगल कम प्रोबेशनर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर लीगल कम विधि सह परीक्षा अधिकारी। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, जिला बालक संरक्षण एकक यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या करेगी, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगी। ये क्या करेंगे, आपका प्रोबेशन ऑफिसर की तरह काम करेंगे। अब स्टूडेंट प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है? अगर आपने अभी तक PO एक्ट नहीं पढ़ा है तो प्रोबेशन ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति है जो ध्यान रखेगा, इसकी ड्यूटी है कि ये बच्चे पे देखे, ये चाइल्ड पे ध्यान रखे कि बच्चा कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहा है, बच्चे ने कोई ऑफेंस तो नहीं किया। अगर हमने उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ा है तो उसके बेल बॉन्ड पे देने के बाद बच्चे को कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहा है, बच्चा एकदम ठीक है, उसे कोई और तो अपराधी नहीं मिल गया उससे। तो जो चीजें बेल मिलने के बाद जो भी इस पे आपका ध्यान रखा जाएगा बच्चे पे, वो प्रोबेशन ऑफिसर करेगा, ठीक है। वो काम कौन करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर। वो देखेगा कि बेल की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 255 स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस एकक। यूनिट ऑफ पुलिस फोर्स कहाँ बनाई जाएगी? डिस्ट्रिक्ट की होगी या जिले की होगी, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट की होगी या सिटी की होगी, पुलिस बल का एकक। इसके अंदर इंक्लूड है आपका, या फिर कोई रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस है आपका जो कि बच्चे से डील करता है अंडर सेक्शन 107 ऑफ जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में जो कि आपकी रेलवे पुलिस के बारे में बताया हुआ है, जो बच्चे से डील करता है वो भी आपका स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट माना जाएगा। तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट क्या हो गया? एक ऐसी पुलिस फोर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट में है या सिटी में है, या फिर रेलवे पुलिस भी आपकी इसमें इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी 218 चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ऐसा व्यक्ति जो आपका डेजिग्नेट किया गया, पदाभिहित किया गया है सेक्शन 107 के अंदर, उसे हमने कहा बालक कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। फिर स्टूडेंट एक ये जेजे एक्ट है आपका जिसने हमको प्रोवाइड करी है स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन।
तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 259 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, राज्य सरकार क्या होगी। तो जहां यूनियन टेरिटरी राज्य संघ राज्य की संबंधित बात हो, वहां प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आपका आर्टिकल 239 के अंदर एक गवर्नमेंट। क्या कहा गया कि जहाँ पे हम बात करते हैं ड्यूटीज की, ड्यूटी की जब बात की जाती है, आपके संघ राज्यों की जब बात की जाती है, तो जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, तो जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं एक यूनिट, ठीक है, जो क्या करता है, प्रशासन का काम करती है। सेक्शन 239 के अंदर इसको अपॉइंट किया जाता है। तो जो वो अपॉइंट करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहा जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, राज्य सरकार कहेंगे। इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन आपको यूटी के रिलेटेड दिया, यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड डेफिनेशन आपको दी है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने देखी डेफिनेशंस आपकी कि क्या क्या डेफिनेशन जेजे बोर्ड आपको देता, जेजे एक्ट देता है आपको बोर्ड से रिलेटेड। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हेडिंग है। सेक्शन इसमें डिवाइड है सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 4 से सेक्शन 9 इसमें सेक्शन है आपके। जो पहला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है। क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में आपका एक या एक से ज्यादा जेजे बोर्ड बनाएंगे। एक या एक से ज्यादा जेजे बोर्ड आपका बनाया जाएगा हर जिले के अंदर। ये देखेंगे क्या, ये देखेंगे ऐसे बालकों को जो कि कंफ्लिक्ट विद लॉ है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को ये देखेंगे। बोर्ड किसके ऊपर देखेगा, ड्यूटी क्या है बोर्ड की कि उन बच्चों से डील करेगा जो बच्चे आपके कंफ्लिक्ट विद लॉ है। फिर हम कहते हैं बोर्ड क्या है आपका, बोर्ड है आपका, बोर्ड में आपके मेंबर होंगे। कितने मेंबर होते हैं इसमें, पहले ये चार्ट देखिए आप, ये बोर्ड है आपका, बेंच है, ठीक है, बोर्ड है। इसमें आपके 3 मेंबर होते हैं, 3। पहला होता है आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रधान मजिस्ट्रेट। फिर होते हैं आपके 2 सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। तो टोटल आपके कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 3 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स का मिलके आपका एक बोर्ड बनता है जो कि डील करता है आपके कंफ्लिक्ट विद लॉ वाले चिल्ड्रन से। बोर्ड में हमने देखा जो आपके 3 मेंबर है, उनमें से जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट जो आपके, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो आपके हैं, वो कौन होंगे, वो होंगे आपके, वो होंगे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कौन है आपका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो आपकी न्यायिक मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, उन्हीं को हमने क्या पावर दी है आपकी, उन्हीं को हमने पावर दी आपकी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और पहले आपके होते थे, पहले आपके क्या होते थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे, महानगर मजिस्ट्रेट होते थे सीआरपीसी में, तो उनको भी हमने सेम पावर दी थी। अब बीएनएसएस में ये रहा नहीं आपका पद, तो हम क्या कहेंगे, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है आपके, वही आपके प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है, वही आपके प्रधान मजिस्ट्रेट है। लेकिन इसमें आपके शामिल नहीं है, इसमें आपके सीजेएम या सीएमएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसमें नहीं आते, ठीक है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही आपके प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट माने जाते हैं। अब मजिस्ट्रेट का क्या एक्सपीरियंस है, मजिस्ट्रेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मजिस्ट्रेट जो आपके हैं, इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी ये जेजे बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके, जो आपके 2 सोशल वर्कर्स है उनकी। हमने देखा एक आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट थे, और 2 आपके सोशल वर्कर थे। अब हम देखते हैं कि सोशल वर्कर कौन है, क्या एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए। हमने कहा कि जो आपके 2 सोशल वर्कर्स होंगे, उनमें से एक महिला आपकी अवश्य होनी चाहिए, ठीक है, उनमें से एक आपकी महिला होनी चाहिए, एक वुमन आपकी होनी चाहिए। और सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है, या तो ये एक मेल हो सकता है या एक फीमेल हो सकती है, ठीक है। सेकंड वाले पर्सन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो आपका एक मेंबर है आपका, वो वीमेन होनी चाहिए। इनको पावर्स कहाँ से मिलेगी,
पावर्स इनको देगा CRPC 1973 या फिर आपका हो गया है BNSS 2023, ये आपको देगा पावर। अब हम कहते हैं कि जे बोर्ड का जो आपका बेंच बनेगा, जो न्यायपीठ बनेगा, वो क्या होगा, उसमें आपके एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे और 2 आपके सोशल वर्कर्स होंगे। ठीक है, अब सोशल वर्कर्स का आपका एक्सपीरियंस क्या है? हमने बात की सोशल वर्कर्स की, तो सोशल वर्कर जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका क्या एक्सपीरियंस है, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसको क्लियर करने के लिए? तो आपके पास स्टूडेंट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर एक्टिविटीज में ऑफ चाइल्ड। अगर इन फील्ड में आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सोशल वर्कर्स बन सकते हैं जे बोर्ड में। या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, सोशियोलॉजी, लॉ। इनके अंदर अगर आपके पास डिग्री है तो आप बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं? आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, डिग्री अगर है आपके पास इसके अंदर। फिर है आपका सेक्शन 4 सब सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 डिस्क्वालिफिकेशन। किसी व्यक्ति को आपने अपॉइंट कर दिया है बोर्ड का मेंबर, अब कब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, कब ऐसे व्यक्ति को हम नहीं लेंगे आपके मेंबर के अंदर? ठीक है, चयन के लिए पात्र नहीं है, इन व्यक्तियों का आप अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। पहला कौन है? पहला ऐसा व्यक्ति आपका जिसका पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसके पास पहली बार रिकॉर्डिंग रही है, क्या किस बात का रिकॉर्ड है उसके पास, कि वो क्या होता है, वोलेशन करता है, अतिक्रमण करना ह्यूमन राइट्स है या चाइल्ड राइट्स है, उसने मानव अधिकार या बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया है, वोलेशन किया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोर्ड में शामिल नहीं करेंगे। या फिर वो कन्विक्टेड है, वो पहले से ही आपका आरोपी है, सिद्ध दोष है उसके ऊपर। ठीक है, सिद्ध दोषी है वो, किसके लिए? मोरल टर्प्यूट के लिए। मोरल टर्प्यूट मतलब नैतिक अधर्मता। फिर है उसको या तो हटाया गया है, इस व्यक्ति को या तो आपका हटाया गया है या फिर आपका डिसमिस किया गया है। ठीक है, हटाया गया है या डिसमिस किया गया है, कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था पहले ये, उससे हटा दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट के पद से कोई, या फिर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन जो कि आपकी गवर्नमेंट चलाती है, कोई भी अंडरटेकिंग या कॉर्पोरेशन जो आपकी गवर्नमेंट की है, इन ऑफिस से इनको हटाया गया है या डिसमिस किया गया है, तो ऐसी व्यक्ति को भी आपका बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। चौथा है एवर इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर और एनी अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इमोरल। वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा हो। ऐसे व्यक्ति जो इन्वॉल्व रहा था इन मामलों में, तो उनको भी हम नहीं बनाएंगे आपका मेंबर। फिर है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 ट्रेनिंग। जो भी आपके मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जो भी मेंबर्स है आपके, 2 सोशल वर्कर्स और एक आपके प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कब देंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस दिन उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर उसकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। नियुक्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर अधिष्ठापन। ठीक है, ट्रेनिंग कितने दिन में हो जानी चाहिए? 60 डेज में आपकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, जिस दिन से आपको अपॉइंट किया गया है उस दिन से। ट्रेनिंग में क्या शामिल है? हम सिखाएंगे केयर करना, प्रोटेक्शन करना, रिहैबिलिटेशन पुनर्वास करना, लीगल एंड जस्टिस ऑफ चाइल्ड। ये चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी कि बच्चे का केयर कैसे की जाएगी, बच्चे की प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी, बच्चे का पुनर्वास कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग में सिखाएंगे। टर्म क्या है ऑफिस का, कितने टाइम तक आप रहेंगे पद पे अपने, तो ये आपका प्रिस्क्राइब है, जैसे रूल्स बने हुए हैं उस अकॉर्डिंग से टर्म डिसाइड किया गया है। ऐसा कोई ईयर या कोई मंथ आपको नहीं दिया हुआ। सेक्शन 4(7) सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ता कैसे टर्मिनेट किए जाएंगे। देखिए, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को टर्मिनेट करने की कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को हटाने की कोई बात नहीं की गई है इस एक्ट में, लेकिन जो आपके सोशल वर्कर्स है उनको कब कब हटाया जा सकता है, तो पहले करेंगे स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी। स्टेट गवर्नमेंट आपकी इंक्वायरी जांच करने के बाद क्या करेंगे, उनको लगता है अगर
क्या लगता है कि जो पर्सन है वो गिल्टी है। किसका गिल्टी है? वो मिस यूज ऑफ पावर, उसने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो ऐसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखिए, फेल टू अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कंसेक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीजन। बोर्ड की कार्रवाइयों में बिना किसी विद्यमान कारण के लगातार कितने मास तक? 3 month तक भाग लेने में असफल है। 3 महीने तक वो व्यक्ति भाग ही नहीं ले रहा है प्रोसीडिंग्स में। अब मुझे अपॉइंट कर दिया बोर्ड का मेंबर, 3 महीने तक मैं बोर्ड में जाती नहीं हूँ, उसकी प्रोसीडिंग्स में जाके इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, तो मुझे हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे मैं इन्वॉल्व नहीं, लगातार 3 महीने, ठीक है, बीच में गैप नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं एक दिन जाती हूँ 2 दिन नहीं जाती, तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू अगर मैं 3 महीने नहीं जा रही हूँ तो मुझे हटाया जा सकता है। फिर ये पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेल टू अटेंड मिनिमम 3/4 ऑफ सिटिंग इन अ ईयर। एक साल में जो मीटिंग होती है उसकी 3/4 सिटिंग मैं नहीं अटेंड करती हूँ। इसी वर्ष में न्यूनतम 3/4 से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहती हूँ। बोर्ड की जो होते हैं आपके, बोर्ड की जो प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग बोर्ड की चल रही है, उन प्रोसीडिंग्स में, उन कार्रवाइयों में मैं साल में जितनी भी कार्रवाई हुई है उसके अंदर 3/4 टाइम मैं नहीं गई हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए साल में, एक ईयर में टोटल कितनी प्रोसीडिंग्स हुई, अंदाजे मान लीजिए 12 प्रोसीडिंग्स आपकी हुई है, तो अगर मैं 12 3/4 करती हूँ, तो मैं अगर 9 टाइम्स नहीं गई हूँ, 12 टाइम में से अगर मैं 9 टाइम्स नहीं गई हूँ वहां पे, तो मुझे हटाया जा सकता है, ठीक है। कम से कम 9 बार मैं नहीं गई हूँ तो। या फिर मैं मेंबर हूँ, अगर जो भी मैंने मेंबर बनने के बाद ये काम किया है, तो सेक्शन 4, सबसेक्शन 4 के अंदर मैंने जो काम किया है तो मुझे हटाया जा सकता है। क्या काम किया है? मैंने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है, मानव अधिकार का, बालक अधिकार, चाइल्ड राइट्स का मैंने उल्लंघन किया है, ठीक है। या फिर मैं क्या करती हूँ, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हूँ मेरा ऑफेंस, तो मेरे को हटाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका सेक्शन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आपका बोर्ड से रिलेटेड। इसमें हमने क्या किया? बोर्ड की गठन किया। हमने देखिए आपके होते हैं 2 मेंबर्स, 2 टाइप ऑफ मेंबर्स होते हैं। एक आपके होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक आपके होते हैं सोशल वर्कर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस 3 साल, ठीक है, और वहीं सोशल वर्कर्स का एक्सपीरियंस आपका 7 years, ओके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सोशल वर्कर्स को हम हटा सकते हैं। इतनी बात हमने पढ़ी है इसके अंदर, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे? आपके फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपके होंगे। और सोशल वर्कर्स के पास अगर ये एक्सपीरियंस है तो वो आपके सोशल वर्कर्स बन सकते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा सा सेक्शन नंबर 4। अब आगे वाले सेक्शंस आपके इजी है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन नंबर 5, ये एस नहीं है आपका, ये 5 है। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है आपको? प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इसकी डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे। उस व्यक्ति का स्थानन जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रहा है। अब क्या हुआ? हमने इस व्यक्ति को पकड़ा, हम इस व्यक्ति को पकड़ के लेके आए, ठीक है, और इसके ऊपर चल रही है इंक्वायरी। और इंक्वायरी चलते चलते इसकी एज हो गई है 18+, या तो ये 18 साल का हो गया या 18 साल से ज्यादा का हो गया ये व्यक्ति आपका। तो अब ये चाइल्ड नहीं रहा। हमने क्या कहा? ऐसे व्यक्ति जो 18 से कम का है वो चाइल्ड है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आए हैं, इंक्वायरी चलते हुए टाइम हो गया है कि उस व्यक्ति की एज 18+ हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? वो बच्चा तो नहीं रहा, वो तो रहा आपका अडल्ट हो गया है वो। तो हम करेंगे, जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई तब पर्सन चाइल्ड था, ठीक है। जब आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई तब पर्सन चाइल्ड था, और इंक्वायरी कंप्लीट होने तक 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली। अगर उसने आपकी एज कंप्लीट कर ली तो क्या होगा? बोर्ड ऑर्डर ऐसा ही देंगे जैसे वो पर्सन चाइल्ड था अभी भी। तो बोर्ड क्या मानेंगे कि वो अभी भी बच्चा है, तो ये मानते हुए क्या कर देंगे? आपका ऑर्डर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। बोर्ड ऐसे मान लेगी कि वो अभी भी बच्चा है, ठीक है। सेक्शन पढ़ के आपको आसानी से समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। इंक्वायरी करते हुए बच्चा था, इंक्वायरी कंप्लीट हुई, वो एडल्ट बन गया, फिर भी हम कैसे आपका ऑर्डर देंगे? जैसे कि वो अभी भी चाइल्ड है।
इससे रिलेटेड ही आपका है कि क्या है, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु कमिट एन ऑफेंस व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई व्यक्ति है इसने ऑफेंस किया जब ये चाइल्ड था, ऑफेंस किया तब ये चाइल्ड था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, अडल्ट हो गया है। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, उस व्यक्ति का स्थान ना, जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति 18 वर्ष के कम आयु का था। तो क्या हुआ, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसने 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर ली है और अपेंडेड, गिरफ्तार किया गया जब वो चाइल्ड था, जब उसको पकड़ के लेके आए हम, जब उसको एप्रीहेंड किया, गिरफ्तार किया, तब वो चाइल्ड था, तो इंक्वायरी में उसे चाइल्ड ही समझा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई अभी, इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले ही वो एडल्ट हो गया है, तो इंक्वायरी ऐसे चलेगी जैसे वो चाइल्ड है। ओके, सेक्शन 6(2) इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बेल पर ना छोड़ा जाए तो, अगर देखो हमारा कंसेप्ट है कि चाइल्ड को आपको बेल देनी ही है, ये आपका शेल प्रोविजन है आपके पास कि आपको बच्चे को बेल देनी ही है, जमानत देनी है। लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे आ गए कि हमने बच्चे को बेल नहीं दिया। अगर हमने बच्चे को बेल नहीं दिया तो क्या किया जाएगा? अब तो वो बच्चा है, उसको अब जेल में तो नहीं रख सकते, ठीक है, उसको जेल में तो नहीं रख सकते क्योंकि जेल में तो काफी अपराधी होंगे, तो उनके साथ रहेगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो उस बच्चे को हम जेल में नहीं भेजेंगे, तो हाँ अब हम भेजेंगे उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी। जब उस बच्चे की इंक्वायरी चल रही है उस दौरान बच्चे को भेजा जाएगा प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, जब इंक्वायरी के दौरान। प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या है, ऑब्जर्वेशन होम मान लीजिए, स्पेशल होम्स मान लीजिए आपके, तो वहां हम बच्चे को भेज देंगे जहाँ पे बच्चा बाकी बच्चों के साथ रहेगा, तो उसके ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा। ओके, ये कंसेप्ट आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को बेल नहीं दी जाती तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा, ना कि जेल में भेजा जाएगा। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर इन रिलेटेड टू बोर्ड। बोर्ड के संबंध में प्रक्रियाएं। अब देखिए बोर्ड के अंदर क्या क्या, मतलब बोर्ड की क्या ड्यूटी है आपकी, एक तरह से हम देखेंगे बोर्ड क्या क्या काम करेगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड की मीटिंग कब होगी? जो भी रूल्स में लिखे हुए हैं, प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स होता है आपका, जो भी रूल्स में लिखा हुआ है आपके उसके अकॉर्डिंग हम मीटिंग करेंगे। अगर रूल में लिखा हुआ है साल में एक बार तो साल में एक बार, साल में 2 बार तो 2 बार। तो जो मीटिंग ऑफ बोर्ड आपके रूल्स बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग रूल्स बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मीटिंग करा देंगे। पहला पॉइंट आ गया कि मीटिंग कब होगी, जो रूल्स में लिखा हुआ है वैसे। सेकंड है, शैल एंश्योर दैट ऑल प्रोसीडिंग आर चाइल्ड फ्रेंडली। हम देखेंगे कि जितनी भी कार्रवाई की गई है वो बालक हितैषी है, ठीक है, बालक के फेवर में है, फ्रेंडली है। फिर देखेंगे जो वेन्यू है आपका, जो स्थान है आपका, नॉट इंटीमेटिंग, नॉट असेंबल एज ए रेगुलर कोर्ट्स। जो भी जिस जगह पे भी आप बोर्ड आप लगा के बैठे हैं, जिस जगह पे भी आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो आपकी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कोर्ट है। अगर वो कोर्ट के जैसे लगेगा तो बच्चा डर जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आपने एक कमरे में बेंच लगा रखे है, नॉर्मल सीट लगा के बैठे हैं, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो कोर्ट में लिख गए। तो जो भी आप जहाँ पे भी इकट्ठे हो रहे हैं बोर्ड के लिए, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वो एक कोर्ट के जैसे नहीं लगना चाहिए। सेक्शन 7(2) सबसेक्शन 2, जब बोर्ड अपनी सीटिंग में ना हो तब किसी बालक को प्रोड्यूस किया जाता है किसी इंडिविजुअल मेंबर के सामने। अब क्या हुआ, आपका बोर्ड क्या नहीं था, बोर्ड आपका क्या वर्ड, सीटिंग, ठीक है, बोर्ड आपका सीटिंग में नहीं था, मतलब बोर्ड रेगुलरली वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, बोर्ड आपका सीटिंग में नहीं है अभी, तो क्या होगा, इसके जो मेंबर्स आपके, एक मेंबर प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट और 2 मेंबर आपके सोशल वर्कर्स। ठीक है, तो इनमें से किसी व्यक्ति के सामने आप इंडिविजुअली, इसमें से किसी भी व्यक्ति के सामने आप पेश कर सकते हैं बच्चे को। तो हम मान लेंगे कि आपने कहाँ पेश किया, आपने बोर्ड के सामने पेश किया। बोर्ड की बैठक अभी नहीं हुई, ये तीनों मेंबर्स अभी एक साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक व्यक्ति के सामने भी अगर आपने बच्चे को पेश कर दिया है इंडिविजुअली, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि आपने बोर्ड के सामने बच्चे को पेश किया है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, एब्सेंस ऑफ मेंबर। अगर मेंबर आपके जो 3 मेंबर है उनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं आया है, देखिए देखिए क्या लिखा, एब्सेंस ऑफ मेंबर से अपना ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग।
किसी भी कार्रवाई में अगर मान लीजिए कोई एक मेंबर नहीं आता, 2 मेंबर नहीं आते आपके, तो सिर्फ इस रीजन से कि मेंबर्स नहीं आए हुए, आपका जो ऑर्डर आएगा वो क्या नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा, वो अवैध नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ मेंबर्स से अपना ऑर्डर इनवैलिड, अवैध नहीं होगा। ड्यूरिंग स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई के दौरान अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो हम ऑर्डर्स को वैलिड मानेंगे। लेकिन इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन जब आपका फाइनल डिस्पोजल हो रहा है, अंतिम निपटारा, ठीक है, आज केस का फैसला है, आज केस का फाइनल डिस्पोजल है, उस टाइम पे, या फिर आपकी सेक्शन 18(3) का ऑर्डर है, ठीक है, बच्चे की हमने क्या करना है, ट्रायल देखना है कि बच्चा आपका अडल्ट हो गया है, तो ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में भेज जाए या नहीं। दोबारा देखिए, चाइल्ड को अडल्ट के जैसे ट्रायल करने के लिए उसे चिल्ड्रन कोर्ट भेज देगा, ये सेक्शन 18(3) कहता है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस दोनों में अगर आपका कोई मामला का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, या तो निपटारे का ऑर्डर देना है आपको, या फिर सेक्शन 18(3) का ऑर्डर देना है, तो उस टाइम आपके एट लीस्ट कम से कम 2 मेंबर तो आपके होने चाहिए, कम से कम आपके 2 मेंबर बोर्ड में होने चाहिए, बेंच में होने चाहिए, जिनमें से एक आपका प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट तो होना ही चाहिए। क्या लिखा? एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, जिनमें से प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट हो, एक आपका प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट हो, ये कंपल्शन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तभी हम फाइनल ऑर्डर को आपका वैलिड मानेंगे। सेक्शन 7(4) डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति है, 1 2 3, ठीक है, अगर क्या होता है, इनका ओपिनियन अलग आ गया, ये फेवर में बोल रहा है, ये दोनों अपोजिट में बोल रहे हैं, तो ये तो मेजोरिटी हो गया, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर इनका ओपिनियन अलग आ गया, इन तीनों का क्या हो गया, ओपिनियन अलग आ गया, तो हम क्या देखेंगे, तो जो व्यक्ति यहाँ पे मेजोरिटी में बोले हैं, जिन व्यक्तियों का आपका अधिकतम वोट है, ठीक है, तो उनको हम क्या मान लेंगे, आपका उनको हम मान लेंगे कि इसी ऑर्डर की क्या होगी, पालना होगी, इसी ऑर्डर की आपकी पालना होगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इंटीरियम ऑर्डर दे रहे हैं चाहे आप फाइनल ऑर्डर दे रहे हैं डिस्पोजल का, तो जो आपकी मेजोरिटी होगी वही प्रिवेल करेगी, बहुमत की राय अभिभावी होगी। लेकिन यहाँ पे कोई मेजोरिटी नहीं है, मान लीजिए उस दिन आपके 2 ही मेंबर्स आए हैं, ठीक है, एक आपका प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट आए हुए हैं और एक आपका सोशल वर्कर कोई आया हुआ है, फाइनल ऑर्डर की बात है, फाइनल ऑर्डर में, ठीक है, ये 2 मेंबर है, ये कहता है कि हाँ ये ऑफेंडर है, ये कहता है नहीं ये बच्चा आपका अपराधी नहीं है, ऑफेंडर नहीं है, तो किसका डिसीजन माना जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो गया, 50-50 हो गया, तो हम मानेंगे ऑर्डर आपका प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का, तो ऑर्डर मान जाएगा आपका प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। क्या कहा कि जब बहुमत ना हो आपकी, तब जो ओपिनियन है आपका प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का वो प्रिवेल करेगा, उसको हम मानेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। क्या पावर्स है बोर्ड की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड की। ऐसे स्टूडेंट बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं इस सेक्शन को, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर काफी अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं, हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे। सेक्शन 8(2) क्या कहता है, 8(2) पावर ऑफ बोर्ड एक्सरसाइज बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए आप, इन्होंने क्या कहा, पावर ऑफ बोर्ड एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट, जब प्रोसीडिंग सेक्शन 19 अपील या रिवीजन की हो, ठीक है, सेक्शन 19 स्पेशल आपका चिल्ड्रन कोर्ट का है, हम देखेंगे चिल्ड्रन कोर्ट की बात की गई है सेक्शन नंबर 19 में। तो अगर बात आपकी सेक्शन नंबर 19 की है, अपील की है या रिवीजन की है, अपील या रिवीजन का मामला अगर आपका है, तो जो पावर है आपके पास, हाई कोर्ट के पास पावर होगी और चिल्ड्रन कोर्ट के पास आपकी पावर होगी, क्योंकि आपको पता है, आप देखेंगे अपील में जब देखेंगे तो जो बोर्ड की अपील होती है स्टूडेंट आपकी, वो चिल्ड्रन कोर्ट के पास ही जाती है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो अपील की पावर है, रिवीजन की पावर है, या सेक्शन नंबर 19 की पावर है, वो आपकी या तो हाई कोर्ट के पास है या आपकी चिल्ड्रन कोर्ट के पास है। ओके, सेक्शन 18(3) फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अब आपकी बोर्ड की, बोर्ड का कृत्य और उत्तरदायित्व क्या है, उत्तरदायित्व क्या है इसका। पहला है पार्टिसिपेट किया करवाया जाएगा चाइल्ड से, पेरेंट से, गार्डियन से। बोर्ड ये इंफॉर्मेशन देगा माता पिता को या संरक्षण को कि आपके बच्चे ने कोई ऑफेंस किया है और इसकी प्रोसीडिंग हो रही है, तो आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए। पेरेंट्स को बुलाया जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, पहली फंक्शन ये है। सेकंड क्या है, चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड,
बच्चे के अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाएगा। थर्ड, बच्चे को लीगल एड दी जाएगी, विधिक सहायता बच्चे को दी जाएगी। अगर लगता है कि बच्चे को हमें इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की आवश्यकता है तो हम बच्चे को वो भी प्रोवाइड कराएंगे। फिर ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें से। देखिए क्या कहा कि सोशल इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं हम, सामाजिक अन्वेषण किया जाता है। जब भी आप इंक्वायरी करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? अब मजिस्ट्रेट खुद तो नहीं जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने, वो किसी को तो पावर देंगे कि आप जाइए इस मामले की सर्च कीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है आपका प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो की जाएगी आपका वो किया जाएगा प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। लेकिन वहीं पर अगर आपके प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है? यहाँ पे सोशल इन्वेस्टिगेशन है, मतलब क्या है? हम देखेंगे कि बच्चे के माता पिता कौन है, बच्चे कैसे फैमिली में रहा है, उसके पूर्वज कौन है, ठीक है, एंसेस्टर्स कौन है उसके, वो देखा जाएगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, कैसे माहौल में रहता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सोशल इन्वेस्टिगेशन मतलब ये होता है, बच्चे के बारे में आप ये डिटेल निकालेंगे। तो करेगा कौन इन्वेस्टिगेशन? करेंगे आपके प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। वहीं पर अगर आपके प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो कौन करेगा? तो या तो आपके पहला चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर करेंगे, बालक कल्याण अधिकारी, या सेकंड आपके सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ता ये काम करेंगे। पहला प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो CWO या फिर सोशल वर्कर्स आपके ये काम करेंगे। जो भी रिपोर्ट ये तैयार करेंगे आपकी, जो भी रिपोर्ट इन्होंने आपकी प्रिपेयर की है वो क्या किया जाएगा? विद इन 15 डेज बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। देखिए 15 दिन कब से, ये नहीं, सॉरी माय बैड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे कब, ये रिपोर्ट मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कब करेंगे आप। इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, जब पहली बार उस बच्चे को बोर्ड के सामने पेश किया। आज की तारीख में हमने क्या किया? आज हमने पेश किया इस बच्चे को बोर्ड के सामने, ठीक है, इस बच्चे को हमने पेश किया बोर्ड के सामने। तो आज से 15 डेज के अंदर, आज से लेके 15 दिन के अंदर अंदर इस बच्चे का इन्वेस्टिगेशन कर लेना है आपको। सोशल इन्वेस्टिगेशन, सोशल रिपोर्ट आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। सोशल रिपोर्ट कब तक तैयार करेंगे? 15 दिन के अंदर अंदर आपको तैयार कर लेनी है। F नंबर पॉइंट, केस डिस्पोज ऑफ के लिए सेक्शन नंबर 14 में इंक्वायरी होती है। G नंबर पॉइंट, जहां चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है वो उस केस उसे केयर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो कमेटी और बोर्ड दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। अब कोई बच्चा ऐसा है जो है आपका कंफ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है, तो बच्चा आपका कंफ्लिक्ट विद लॉ है, इस बच्चे ने विधि का उल्लंघन किया, प्लस इस बच्चे को आवश्यकता है केयर एंड प्रोटेक्शन की, इसके माता पिता नहीं है, गार्डियन नहीं है, तो इस बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। तो क्या किया जाएगा? तो ये काम संभालता है आपका बोर्ड, ये तो डिपार्टमेंट आपका बोर्ड का है और ये डिपार्टमेंट आपका कमेटी का है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपका कमेटी का है। तो इस पॉइंट में इन दोनों के पास पावर है कि ये दोनों मिलकर आपका काम करे इस बच्चे के लिए, ठीक है। जहां चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट है बच्चा या केयर एंड प्रोटेक्शन का है तो कमेटी और बोर्ड दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब दोनों अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, दोनों बच्चे के लिए डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है आपका, जहां फाइनल ऑर्डर में बच्चे को रिहैबिटेशन पुनर्वास है वहां इंक्वायरी की जाएगी, ठीक है। अगर आपको बच्चे को कहाँ भेजना है? रिहैबिटेशन में भेजना है, पुनर्वास कराना, उसको दोबारा उसकी फैमिली से मिलाना है, सोसाइटी में भेजना है, तो पहले हम इंक्वायरी करेंगे। अब इंक्वायरी करेगा कौन? इंक्वायरी करेंगे आपके ये, फिर वही पर्सन आगे आपके प्रोबेशन ऑफिसर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट करेगी इंक्वायरी, एंड जो मेंबर है आपके एनजीओ के जो मेंबर्स है आपके, ये क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि हाँ बच्चे को सोसाइटी में भेजना चाहिए, बच्चे को दोबारा माता पिता के पास भेजना चाहिए या नहीं, ठीक है। कंडक्ट इंक्वायरी फॉर डिक्लेयर फिट पर्सन, अगर आपने किसी बच्चे को किसी पर्सन के पास भेजा है, ठीक है, आप भेजते आगे देखेंगे आप किसी बच्चे को या तो फिट पर्सन में भेजेंगे, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे को आप फिट पर्सन में भेज रहे हैं तो आप देखेंगे कि हाँ, पहले आप इंक्वायरी करेंगे कि वो पर्सन सच में योग्य है या नहीं है उस बच्चे को रखने के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर J, ये भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन विजिट, एक बार आपका विजिट किया जाएगा। बोर्ड क्या करेंगे? ये पावर है बोर्ड की,
बोर्ड क्या करेंगे, हर महीने एक बार कहाँ जाएंगे, आपकी जाएंगे ऐसी संस्थाओं में जो बच्चों के लिए बनी हुई है, ठीक है। और जो भी उन्होंने उस कमेटी में जाके, कमेटी इन द सेंस आपके जो भी वो आपके हाउसेस बने हुए हैं, होम बने हुए हैं, ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, जो भी आपके होम बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है, उसकी जाके बोर्ड इंस्पेक्शन करेगा कि क्या बच्चों को वहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं है, बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें बोर्ड आपका देखेगा। एवरी मंथ एक बार जाके देखेगा। और जो भी उनको एक्शन लेने हैं, वहां पे गए, जो भी उनको एक्शन लेने हैं वो इनको बताया जाएगा कि आप ये काम कीजिए इस बोर्ड के लिए, ठीक है, इस कमेटी के लिए, इस हाउस के लिए आप ये काम कीजिए। किनको बताएगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या स्टेट गवर्नमेंट को आपका बताया जाएगा कि आप ये एक्शंस लीजिए बच्चों के बेनिफिट के लिए। के नंबर पॉइंट, अगर कंप्लेन शिकायत आती है चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट के खिलाफ ऑफेंस की, तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना होगा। किसी बच्चे के खिलाफ अगर कंप्लेन आई है, किस बच्चे ने क्या किया, ऑफेंस किया है, बच्चे के खिलाफ कंप्लेन आई है कि बच्चे ने ऑफेंस किया है, तो पुलिस को एफआईआर रिकॉर्ड करनी ही होगी, कंपल्शन है, उसको एफआईआर करनी ही होगी। एल नंबर पॉइंट, अगर रिटर्न कंप्लेंट आती है चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, तो एफआईआर करनी होगी। यहाँ पे कंफ्लिक्ट विद फ्लो वाले बच्चा है, यहाँ पे केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा है, इसके खिलाफ भी अगर कंप्लेन आती है तो भी आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी, ठीक है। हम रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, हम जांच करेंगे किसका, जेल का, जहाँ पे बच्चों की जेल है या फिर वयस्क की जेल है, उन दोनों का इंस्पेक्शन किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन होम का और प्लेस ऑफ सेफ्टी, इनकी हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका सेक्शन नंबर 8, पावर्स क्या है आपकी बोर्ड की, फंक्शंस क्या है। इंपॉर्टेंट है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो सब सेक्शन मैंने आपको कहा है, जैसे इंस्पेक्शन का सेक्शन हो गया, तो जो मैंने हाईलाइट कराए हैं वो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर 9, लास्ट सेक्शन आज का। सेक्शन 9, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय मैजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। अब क्या हुआ, आप है मैजिस्ट्रेट, ठीक है, आप है मैजिस्ट्रेट, आपके सामने किसी पर्सन को पेश किया, किसी पर्सन को आपके सामने पेश किया, और वो पर्सन क्या कहता है, वो पर्सन कहता है कि सर मैं तो हूँ चाइल्ड। ये पर्सन आके क्या कहता है कि मैं तो सर चाइल्ड हूँ, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, आप मैजिस्ट्रेट है, आपके पास कोई पर्सन आता है, वो कहता है मैं तो सर चाइल्ड हूँ, तो जब मैजिस्ट्रेट को पता लगता है कि ये जो पर्सन है ये चाइल्ड है, तो इसको भेज देंगे हम बोर्ड के पास, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया, इस पर्सन ने खुद ने कह दिया कि सर मैं चाइल्ड हूँ, तो मैजिस्ट्रेट इसको बोर्ड के पास भेज देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, आपने की इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि ये जो पर्सन है वो चाइल्ड है, इंक्वायरी करने के बाद पता लगा ये पर्सन चाइल्ड है आपका, तो फिर अब आप इसको बोर्ड के पास भेज देंगे। इनडायरेक्टली आपको बोर्ड के पास ही भेजना है जब आपको पता लगता है कि बच्चा चाइल्ड है। तो देखिए क्या लगा, पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस किया है, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है, वो चाइल्ड है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है, उसे आप मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए और वो पर्सन आपका चाइल्ड निकला, तो मजिस्ट्रेट उसे इमीडिएटली बोर्ड को भेज देगा, इमीडिएटली आपको बोर्ड को भेज देना है। सबसेक्शन 1 कहता है ये। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है कोर्ट के समक्ष दावा करता है कि वो चाइल्ड है, ये चाइल्ड था जब उसने ऑफेंस किया। देखिए स्टूडेंट, एक पॉइंट आता है आपका इंपॉर्टेंट, पहले ये समझिए आप, हम कब देखेंगे कि आप चाइल्ड है, चाइल्ड होना आपका कब इंपॉर्टेंट है, कब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तब देखा जाएगा आपका, तो ये तब देखा जाएगा आपका जबकि आपने ऑफेंस किया है। जिस डेट को आपने ऑफेंस किया है उस डेट को हम देखेंगे कि क्या आप चाइल्ड थे। अगर इस डेट को आप चाइल्ड थे तो हम आपको चाइल्ड मानेंगे। तो ऑफेंस की डेट को देखा जाएगा कि क्या आप चाइल्ड थे, अगर आप चाइल्ड थे इस दिन तो हम मान लेंगे कि आप चाइल्ड है, ठीक है। तो जिस दिन आपने ऑफेंस किया उस दिन आप चाइल्ड थे, कोर्ट के ओपिनियन को लगता है तो एविडेंस लिया जाएगा आपकी एज को लेके, एविडेंस आपकी एज को लेके लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको बोर्ड को भेज देंगे, ठीक है। एविडेंस में आता है कि अगर आप चाइल्ड थे तो आपको बोर्ड को भेज दिया जाएगा, लेकिन एविडेंस एफिडेविट शपथ पे नहीं होगा और रिकॉर्ड करना फाइंडिंग लगता है कि चाइल्ड है तो बोर्ड को भेज देंगे, तो सेंटेंस कोर्ट में दिया गया इफेक्ट नहीं होगा। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, जो आपने एविडेंस लिए हैं,
एविडेंस क्या लेंगे आप? एविडेंस आप लेंगे डॉक्यूमेंट्स। एक तो आपने एविडेंस लिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये तो आपका वैलिड है। कोई डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये तो आपका वैलिड है। लेकिन वहीं पे क्या बात आती है आपकी, आपने एविडेंस लिया है मेरा खुद का, मैं जो पर्सन हूँ, मैं ऑफेंडर हूँ, मेरा खुद का आप क्या ले रहे हैं, एफिडेविट ले रहे हैं। मैं शपथ पत्र लिख के दे रही हूँ आपको कि सर मैं तो क्या हूँ, मैं तो हूँ चाइल्ड। तो मेरा एफिडेविट जो मेरा शपथ पत्र है, ऑफेंडर का जो शपथ पत्र है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एविडेंस में आपके एफिडेविट नहीं आएगा यहाँ पे। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे मतलब डॉक्यूमेंट देखेंगे, फाइंड करेंगे, अगर आपको लगता है कि चाइल्ड है वो, तो फिर आप उसको बोर्ड में भेज देंगे। और इस दौरान अगर आपने कोई भी ऑर्डर्स लिए हैं, कोई भी उसको सजा दी है, तो वो आपकी इनवैलिड होगी। तो जो कोर्ट ने जो भी सेंटेंस दिया है आपका, वो इफेक्ट में नहीं होगा, वो आपका इनवैलिड होगा, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन है। और स्टूडेंट एक केस आता है आपका, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि जो आपका, एक सेकेंड, आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो है आपका, वो आपका वैलिड प्रूफ नहीं है, वो आपको वैलिड प्रूफ नहीं है एज का। तो आप आधार कार्ड दिखा के एज डिटरमाइन नहीं करा सकते, वैलिड प्रूफ नहीं है एज का आपका आधार कार्ड, ओके। ये एक आपका केस है। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है क्लेम किसी भी कोर्ट में किया जा सकता है और किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, फाइनल डिस्पोजल के स्टेज पे भी। आपको एज का अगर पॉइंट उठाना है, ठीक है, तो आपको अगर एज का पॉइंट उठाना है कि सर मैं तो हूँ चाइल्ड, आपको अगर ये पॉइंट रेज करना है, तो आप किसी भी स्टेज पे ये कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं, चाहे फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस क्यों ना हो रहा हो। अगर आज केस का फाइनल है, उस पर भी आप ये पॉइंट उठा सकते हैं कि सर मैं तो चाइल्ड हूँ, ठीक है, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये फाइल उठा सकते हैं कि सर मैं तो चाइल्ड था उस दौरान। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, उस पर्सन को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाएगा जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, जैसे प्लेस ऑफ सेफ्टी। जब हम पता लगा रहे हैं कि आप चाइल्ड है या नहीं है, जब हम पता लगा रहे हैं कि आप चाइल्ड है या अडल्ट है, इस टाइम में आपको भेजा जाएगा कस्टडी में। और कस्टडी क्या होगी आपकी, प्रोटेक्टिव कस्टडी होगी, ठीक है। जैसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में आपको रखा जाएगा, आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा। जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या है, आप चाइल्ड है या नहीं है, उस टाइम पे आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा। तो स्टूडेंट ये है आपका सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी रहा आपका, जिसमें हमने जे बोर्ड के बारे में देखा है। कल हम देखेंगे आपका कि जो बच्चा है चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ, चाइल्ड जो फिर आपका विधि का उल्लंघन करता है, इस बच्चे को हम कैसे पकड़ेंगे, एप्रीहेंड कैसे करेंगे बच्चे का ट्रायल कैसे चलेगा। अगर ये बच्चा आपका चाइल्ड नहीं है, अगर ये जो बच्चा है आपका अडल्ट हो गया है, तो क्या किया जाएगा, बेल कैसे देंगे बच्चे को। तो ये सारी प्रोविजंस कल हम देखेंगे क्लास में, ठीक है। आज हमने देखा जे बोर्ड के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर काफी लेंथी था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।